नमस्कार जी। अभी शिमला से पीछे होटल में रुके हैं, तो मन में विचार आया क्यों नहीं समय का सदुपयोग किया जाए। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने उससे पूर्व डिस्कस किया था वर्णमाला, तो हमने ये डिस्कस किया था कि वर्णों की व्यवस्थित जो श्रृंखला होती है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हिंदी की लिपि क्या है? हम सभी जानते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है जी? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और इसी तरह अगर हम थोड़ा-सा और डिस्कस करें कि जैसे हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, अंग्रेज़ी की हमारी लिपि जो है रोमन है, पंजाबी की हमारी गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि हमारी फ़ारसी है, गुजराती की लिपि जो गुजराती है, तमिल की तमिल है, तेलुगु की तेलुगु है, कन्नड़ की कन्नड़ लिपि है और मलयालम की मलयालम लिपि है। तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है जी? देवनागरी लिपि है। अब हम थोड़ा-सा आगे और डिस्कस करेंगे कि लिपि कहते किसको हैं? कि जैसे हम सभी जानते हैं कि लिखने के चिन्हों को क्या कहते हैं जी? लिपि कहते हैं। जो ये हमारे लिखने के चिन्ह होते हैं, वास्तव में ये क्या है जी? चिन्ह ही तो है। अगर हम वर्ण की बात करें सब वर्ण जो है हमारे 52 वर्ण जो लिए जाते हैं स्वर और व्यंजन को मिला करके, तो वो जो चिन्ह है अ का चिन्ह इस तरह हम लिखते हैं, आ का चिन्ह हम इस तरह लिखते हैं, ई का हम इस तरह लिखते हैं। तो वो चिन्ह ही जो है वास्तव में क्या है जी? लिपि है। तो हम सभी जानते हैं कि लिखने के चिन्हों को क्या कहते हैं जी? लिपि कहते हैं। और हमारी देवनागरी लिपि है और हमें इस पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, ये अन्य भाषाओं की लिपि में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका उच्चारण भी अगर हम करेंगे तो कंठ से लेकर के ओष्ठ तक जो है हमारा उच्चारण भी इसमें आता है, जो एक व्यवस्थित रूप होता है और जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें हमें दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब थोड़ा-सा हम आगे जानना चाहेंगे कि मेरा कोशिश है कि कम समय में हम थोड़ा-सा अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इसके बाद जो है हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि भाई देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, ये कहाँ से इसका विकास कहाँ से हुआ जी? ब्राह्मी लिपि से। हमारे को ऐसा प्रश्न आ सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। तो अब थोड़ा-सा अगर हम इस बात को डिस्कस करें, देवनागरी लिपि का प्रयोग किन-किन भाषाओं में होता है, इसका डिस्कस हम थोड़ा-सा आगे आगे भी करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग हमारा संस्कृत भाषा में, हमारा मराठी भाषा में, नेपाली भाषा में, कोंकणी जो गोवा और वहाँ के तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है, पाली भाषा में, सिंधी भाषा में और डोगरी भाषा में जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करा जाता है। आगे भी हम इसका डिस्कस करेंगे कि भाई जिन जिन भाषाओं को जो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी भाषाएँ आती है। तो अब हम जो हमारा मेन अभी स्वर के बारे में हमने डिस्कस किया था, समुचित जानकारी हमने डिस्कस किया था। अब हम कोशिश करेंगे व्यंजनों के बारे में। ये वास्तव में व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। वे अक्षर, वे वर्ण, जैसे हमें पता है कि वर्ण का अर्थ भी अक्षर ही होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं जी? व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे हम क, ख, ग, घ बोलते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि क के साथ क्या जुड़ा होता है जी? अ जुड़ा होता है। ख के साथ क्या जुड़ा वो होता है जी? ख जुड़ा होता है। अगर ये ख के साथ क्या जुड़ा होता है जी? अ जुड़ा होता है। अगर ये अ नहीं जुड़ा होगा, तो हम हमारा उच्चारण कैसे होगा? हमारा उच्चारण तो होगा क, ख, ग, घ, इस तरह होगा ना जी? तो
अगर अ नहीं जुड़ा होगा तो हमारा उच्चारण कैसे होगा? फिर होगा क, ख, ग, घ। लेकिन जब अ इसमें जुड़ जाता है तो हम जो है क, ख, ग, घ इस तरह का उच्चारण हम तब करते हैं। तो इसमें जो हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है जी, अ जुड़ा होता है। अ जो हमारा वर्ण होता है, अ जो हमारा स्वर होता है, वो उसमें जुड़ा होता है। क कैसे बनता है जी? क जमा अ। क भी कैसा? आधा क। क भी कैसा जी? आधा क। क जमा अ। क पूरा क लिखना तो उसमें हम क्या करते हैं जी? हलंत करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कुछ हमारे जो वर्ण होते हैं वो हलंत से आधा हो जाते हैं, कुछ वर्ण जो हम ऐसे ही लिखती बखती उनको, जैसे क हम जो है आधा बिना हलंत से कर सकते हैं। ख हम जो है आधा बिना हलंत के से कर सकते हैं। ग हम आधा बिना हलंत से कर सकते हैं। ठीक है जी? तो घ जो हम आधा बिना हलंत से कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ हलंत से ही आधा होते हैं। इस पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे हमने व्यंजन के बारे में अभी तक इस बात को हमने पुनरावृत्ति की कि व्यंजन वो होते हैं, वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण जो हम स्वर की सहायता से करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने व्यंजन हैं। कितने हमारे पास कुल व्यंजन जो हमारे पास कितने हैं जी? क से लेकर ह तक हमारे पास 33 व्यंजन हैं। क से लेकर के ह तक हम सभी जानते हैं कितने व्यंजन है जी हमारे पास? 33। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ करके हमारे पास कितने हैं जी? ह तक। क से लेकर के ह तक। क से लेकर के ह तक हमारे पास 33 व्यंजन हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास संयुक्त व्यंजन हमारे आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं जी? 4। संयुक्त व्यंजन कितने आ जाते हैं जी? 4। हम सभी जानते हैं कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र मतलब श्रवण कुमार जिसको हम कहते हैं ना जी। तो ये 4 हमारे क्या आते हैं जी? संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो ये 33 और 4 कितने हो गए जी? हमारे पास 37। और 2 हमारे पास व्यंजन होते हैं उत्क्षिप्त। ड़ और ढ। ड़ और ढ उनको हम कैसे व्यंजन कहते हैं जी? उनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन को क्या नाम होता है जी? हम सभी जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ। जैसे ड़ में पेड़ हो गया, ढ़ में जो है पढ़ना हो गया, तो उसमें वो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। तो स्वर हमारे पास 11 हो गए। अंग और आ हमारे पास 2 क्या हो गए जी? 2 हमारे पास आयोग बा हो गए। और मूल व्यंजन हमारे क से लेकर ह तक 33 हो गए। स्वर हमारे पास 11 हो गए, 2 हमारे पास आयोग बा हो गए, संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 हो गए, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ड़ और ढ़ हमारे पास 2 हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनकी संख्या कितनी होगी जी? 52। कितनी होगी जी? 52। कितनी होगी जी? 52। बेशक एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं। 11 हमारे पास क्या हो गए जी? स्वर। 11 हमारे पास क्या हो गए? स्वर अ से लेकर औ तक। अंग और आ 2 हो गए हमारे पास, आयोग बा हो गए जी 13। क से लेकर तक हमारे पास 33 हो गए व्यंजन। 13 और 33 कितने हो गए जी? 46। ठीक है जी। 4 हो गए हमारे पास संयुक्त व्यंजन। 4 क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ज्ञ ज्ञानी। तो 46 और 4 कितने हो गए जी? 46 और 4 हो गए 50। और 2 हमारे पास हो गए उत्क्षिप्त ड़ और ढ़। तो ये कितने हो गए जी? सारे हमारे पास 52 हो गए। हम सब इस बात को जानते हैं। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा हमारे को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा कठिन पार्ट आएगा बाद में, उस पर ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता रह सकती है। तो कम समय में अधिक बताने का प्रयास अगर रहेगा तो वो हर तरह से अच्छा रहेगा, लंबी वीडियो भी नहीं जानी चाहिए। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क से लेकर ङ तक जो है इसको हम क वर्ग में लाते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग, क की लाइन क वर्ग, च की लाइन च वर्ग, ट की लाइन ट वर्ग, त की लाइन त वर्ग, प की लाइन प वर्ग। तो क, ख, ग, घ, ङ क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण त वर्ग, त, थ, द, ध, न हो गया हमारा त वर्ग, प, फ, ब, भ, म हो गया हमारा जी प वर्ग। ठीक है जी। तो इसमें हमारा
तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये हमारे क की लाइन कवर्ग, च की लाइन चवर्ग, तो इसको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो है हमारा 5वां जो अक्षर होता है, क वर्ग में जो 5वां अक्षर होता है, च वर्ग में जो 5वां अक्षर होता है, उसको कहते हैं हम पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं उसको जी? पंचमा अक्षर, क्योंकि वो 5वें नंबर पर आता है और उसको हम क्या कहते हैं जी? पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर हमारे कौन-कौन हो गए जी? क, ख, ग, ङ हो गया, च की लाइन में य हो गया, ट, ठ, ड, ण हो गया, न हो गया और म हो गया। तो ये हमारे कितने हो गए जी? पंचमाक्षर 5 हो गए। अब थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे जी आगे। ये थोड़ा-सा हम वैज्ञानिक भाषा की जो हम बात कर रहे थे कि हमारी भाषा जो है कितनी ये वैज्ञानिक है। तो कवर्ग के जो हमारे ये वर्ण हैं, कवर्ग के जो हमारे व्यंजन हैं, वर्ण हैं, वो हमारे उसका उच्चारण स्थान जो है जी हमारा कंठ है। कौन-सा जी? कंठ है। अगर कंठ का मतलब गला, हमारा गला। जब हम क, ख, ग, घ, ङ अगर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है कंठ से आती है, या हम ये कह सकते हैं कि जीभ या तो कंठ को छूती है, या फिर वाइब्रेट करती है, ठीक है जी। तो कंठ जीभ तो कंठ को तो नहीं छू सकती, लेकिन हमारी आवाज़ कंठ से आ रही है और वाइब्रेशन जो है कहाँ से हो रही है जी? कंठ से हो रही है, अर्थात गले से हो रही है। तो क वर्ग के सारे जो हमारे वर्ण होते हैं वो किसमें आते हैं जी? कंठ में। लेकिन इसके साथ हमने इस बात को भी ध्यान रखना है कि क वर्ग के सारे वर्ण जो कंठ में आते हैं, उसके साथ एक ह जो हमारा अक्षर होता है, जो हमारा वर्ण होता है, वो भी उसका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। अगर हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा लंबी वीडियो ना ले जाते हुए, हम ह की अगर आवाज़ निकालेंगे, वो भी कहाँ से आती है जी? कंठ से ही आती है। तो ज़्यादा नहीं मैं खींचना चाहूँगा। और चवर्ग में जो है हमारा किससे आती है जी? तालु से। तालु जो हमारा तालु कहाँ है? जो हम सब जानते हैं कि तालु हमारा क्या बोलते हैं, ऊपर का भाग जो तालु होता है, तो चवर्ग के सारे वर्ण च, छ, ज, झ, य करके कहाँ से आते हैं जी? इनका उच्चारण स्थान कहाँ जी? तालु में। और इसके साथ य और श वर्ण भी तालु में ही, तालव्य में ही उनका उच्चारण होता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे च, छ, ज, झ, यह, य, श, देखो बड़ा किस तरह का हमारी जीभ जो है हमारे तालु को क्या कर रही है जी? छू रही है, टच कर रही है। तो बहुत आसान है। तो ये चवर्ग के सारे हमारे कहाँ आते हैं जी? तालु में आते हैं। और य और श, यश यानी यश जो हम याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। तो ये भी हमारे चवर्ग के जो सारे वर्ण और य और श वर्ण भी किसमें आता है जी? तालु में आता है। उसके बाद है जी टवर्ग। टवर्ग में है जी मूर्धा। तो मूर्धा में जो हमारे आते हैं जी ट से लेकर के ण तक। और इसमें भी हमारा ट से ण के बाद जो है र और श, र और श षटकोण वाला, र कौन सा श जी? षटकोण वाला, षटकोण वाला श इसमें मूर्धा में आता है। और हम जानते हैं कि ताल्लु का जो पीछे का जो भाग है, ताल्लु से पीछे का जो भाग है, वो मूर्धा कहलाता है, छत्र। ठीक है ना जी? जो हमारी मूर्धा का स्थान है, तालु से थोड़ा पीछे। जब हम जीभ को इन इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो जीभ हमारे टच जो कहाँ होगी जी? मूर्धा में होगी। तो मूर्धा का भी हमने समझ गया ट, ठ, ड, ढ, ण, और उसके बाद र और षटकोण वाला श, और उसके बाद ड़, ढ भी इसमें आता है, ड और ढ। ड़ और ढ़ जो हमारे क्या थे जी? उत्क्षिप्त व्यंजन थे, वो भी इसमें ही आते हैं। तो टवर्ग के तो आएँगे ट, ठ, ड, ढ, ण, और उसका र, श और ड़ और ढ़ भी इसी में आते हैं। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जीभ जो है मूर्धा को छूती है, मूर्धा को टच करती है। उसके बाद है त्वर्ग जी। त्वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, और उसमें ल और स भी आएगा। ल, स देखो एकदम ल और स जब हम उच्चारण करते हैं, इस तरह का हम थोड़ा-सा अभ्यास करेंगे, 1-2 बार अभ्यास करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है किसी प्रकार की विशेष याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो त, थ, द, ध, न और ल, स, अगर हम ल और स, ल और स, ल और स, तो इसमें ल और स आएँगे, तो हम थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसका हमें अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि जीभ अपने आप बताती है कि कहाँ जा रही है। ठीक है जी? उसके बाद पवर्ग। पवर्ग में आ जाते प, फ, ब, भ, म।
इसमें सिर्फ पवर्ग, पवर्ग में क्या है, ओष्ठ कि पवर्ग का जो हमारे वर्ण है वो किस में आएगी, ओष्ठ। देखो जी, ओष्ठ हमारे वर्ण है प, फ, ब, भ, म। हमारे होंठ जो आपस में क्या हो रहे हैं जी, होंठ आपस में मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। तो इसमें पवर्ग हम सब भी जानते हैं, बताने का तो कोई कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा वो हम शुरुआत कर लेंगे तो अच्छी तरह से हमें डिस्कस करना ही है, इसलिए थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा कोई कारण नहीं है जी। तो उसके बाद है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और होंठ का जब आपस में मिलन होता है तो वो वर्ण जिसके उच्चारण के लिए हमारे दांत और ओष्ठ का आपसी मिलन होता है तो उसमें आता है वो। पेट काटे वाला वो तुम्हारा ऊपर ओष्ठ में चले गया, लेकिन वो योरोलो वो वाला जो वो होता है उसमें आता है सिर्फ एक वर्ण होता है, वो एक ही व्यंजन होता है, एक ही वर्ण होता है, और वो होता है वो किस में आता है, दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में, दंत वो बोलो बोलो वो वो देखो, दांत और दांत में जीभ लग रही है और होंठ हमारे क्या हो रहे हैं जी, आपस में मिल रहे हैं। तो उसके बाद है जी अंतस्था, लंबी चल जाती है ना जी वीडियो, फिर ये डाउनलोड नहीं होती है, बड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में अंतर से, अंदर से जो बोलते अंतस्थ, अंत का मतलब क्या है जी, अंदर, अंदर अंदर से बोलते यो रो लो वो, यो रो लो वो, जो अंदर से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे जी, अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। और हम सभी जानते हैं इसमें चार व्यंजन आते हैं, यो रो लो वो। उसका उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब क्या होता है जी, गर्मी। गर्मी जैसे जब हमें इस तरह का उच्चारण करते बाद उष्मा का हमें आभास होता है, उष्मा की हमें अनुभूति होती है, तो उनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। बस नाम से ही अपने आप में सारा स्पष्ट है। अंतस्थ व्यंजन अंदर से जो बोले जाते हैं, अंदर से, अंदर भाग से। उष्म का मतलब जिनके उच्चारण करते बार थोड़ी सी हमें क्या होता है जी, गर्मी का एहसास होता है। तो उसमें श, षटकोण वाला श, स और ह, चार इसमें हो गया, श, षटकोण वाला श और ह, ठीक है जी। श, षटकोण वाला श, स और ह, चार इसमें आ गए, चार हमारे अंतस्थ में थे, और ल, ठीक है जी। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ, ड और ढ, जैसे ड में पेड़ हो गया, ढ में पढ़ना हो गया, ठीक है जी। तो उससे उत्क्षिप्त व्यंजन में आ गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसके बाद कितने व्यंजन आएगी, संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह का हमें पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, या एक वर्ण को देख करके कहा जा सकता है कि ये क्या संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है। तो हम सभी जानते हैं संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, चार जो है संयुक्त व्यंजन है। ज्यादा इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और क्ष किन दो वर्णों के मेल से बनता हम सभी जानते हैं, क जमा कौन सा श जी, हम सभी जानते हैं षटकोण वाला श। और क क्या होगा जी, आधा, आधा क जमा श, यानी क में हलंत, हलंत करेंगे हम, आधा क जमा श, क्ष, आधा तो जमा र, आधा तो के नीचे क्या डालेंगे, तो हलंत जमा र, त्र, ठीक ठीक है जी। और ज्ञ, जौ जमा यो, जौ जमा यो, जौ जमा यो से हमारा क्या बन गया जी, और श्रो बन गया हमारा शौ जमा रो। अब कौन सा शौ जी, शेर वाला शौ, शौ जमा रो। अगर वो हो तो चलो उसमें बताने की जरूरत नहीं, सब आप जानते हैं, थोड़ा सा सिर्फ रेपिटेशन ये करना चाह रहा हूँ मैं। तो शौ शेर वाला, आधा शौ, क्योंकि सारे आधा ही होंगे, है ना जी। पहले फिर जमा रो, रो तो हमारा पूरा होता ही, हम सभी जानते हैं, इसमें बोलने की बात नहीं है। तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कस क्या कर लीजिए, है ना जी। तो बाकी है कि अर्धस्वर, अर्धस्वर, योर और लव को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, योर और लव को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर ऐसा हमारा पूछा जाता है कि अर्धस्वर योर और लव, लव क्या अर्धस्वर कहा जाता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल कहा जाता है। तो योर और लव को हम अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये अर्धस्वर की श्रेणी में भी इनको रखा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण उच्चारण का जो होता है योर और लव, ये इसमें हमारा स्वर स्वर के उच्चारण के लिए जो तरह समय लगता है उसी तरह का समय इसमें भी लगता है, तो इसलिए इनको अर्धस्वर में भी रखा गया है। तो हमारे उसके बाद पंचमाक्षर की हमारी बात होगी, पांच जो कवर्ग वगैरह लास्ट, चौवर्ग का लास्ट जो है, कवर्ग का लास्ट ङ हो गया, चौवर्ग का यो हो गया, टवर्ग का टो ठो डो ण, ण हो गया, तवर्ग का तो थ द ध न, न हो गया, पवर्ग का प फ ब म, क्या हो गया हमारा, म हो गया। तो ये पांच हमारे लास्ट के जो वर्ण है वो क्या हो गया जी, पंचमाक्षर हो गए।
अब एक थोड़ा-सा और डिस्कस करूँगा मैं, कितने स्वरों की मात्रा होती है जी? कितने स्वरों की मात्रा होती है? तो हम सभी जानते हैं 10 स्वरों की मात्रा होती है। अ को छोड़कर शब्द में मात्रा होती है। आ में मात्रा होती है, छोटी ई में, ई में, छोटे ऊ में, बड़े ऊ में, री में, ए में, ऐ में, ऊ में, औ में, तो अंग में, अरा में, है ना जी? तो क्या अंग, रा तो अपने आप मात्रा नहीं, वो तो अनुस्वार है, विसर्ग है, सॉरी। तो इसमें हमारी कितनी होती है? 10 मात्रा वाले हमारे शब्द होते हैं। तो थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे साथ में ज़्यादा ना लेता हुआ कि भारत में कुल जो संविधान के रूप में हमारे को कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है जी? 22 भाषाओं को। हम सभी जानते हैं 22 भाषाएँ। लेकिन थोड़ा-सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो 22 भाषाएँ कौन-कौन सी है? 22 भाषाएँ कौन-कौन सी है? सॉरी, इससे पहले जो है ना जी, ये जो हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से कवर्ग में कंठ, त्वर्ग में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है ना जी? ये इस तरह हम याद करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। या इसका एक तरीका और है कि केटीएम गाड़ी दो, केटीएम गाड़ी का नाम आप जानते हैं, केटीएम गाड़ी दो, केटीएम दो, यानी कि हम कह सकते हैं केटीएम गाड़ी दो मेरे को, मान लो केटीएम गाड़ी दो भाई। तो केटीएम दो, के का मतलब कंठ, केटीएम दो हम याद रखेंगे। तो उस तरह से सीरीज में आ जाए, के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ, केटीएम दो। थोड़ा सा आपने इस पर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह के टिप्स जो है कई बार बहुत अच्छी तरह से याद रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो मैं कह रहा था, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और जिनकी देवनागरी लिपि है, जिन भाषाओं की देवनागरी लिपि है वो कौन-कौन से जी? उनको थोड़ा-सा बोडो बोडो, डोगरी, हिंदी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, संस्कृत, संथाली। ठीक है जी, एक बार दोबारा मैं बताना चाहूँगा, बोडो, डोगरी, हिंदी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, संस्कृत और संथाली, ये 9 भाषाएँ हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आगे 5 भाषाएँ आगे मैं बताना चाहूँगा, असमिया भाषा वो असमिया लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला भाषा बंगाला लिपि में लिखी जाती है, गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है, कन्नड़ भाषा कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, कश्मीरी भाषा जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। तो 5 भाषाएँ ये हो गई, 9 भाषाएँ हमारे पहले हो गई, 9 पंच 14। और उसके बाद देखो मलयालम भाषा मलयालम लिपि में लिखी जाती है, मणिपुरी भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है, उड़िया भाषा उड़िया लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, सिंधी भाषा देवनागरी ज़्यादातर अरबी भाषा में लिखी जाती है। अरबी भाषा में जो है सिंधी भाषा को अरबी लिपि में ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है। तो 5 भाषाएँ ये हो गई। और उसका तमिल भाषा जो है तमिल लिपि में, तेलुगु भाषा जो है तेलुगु लिपि में, उर्दू भाषा जो है फ़ारसी लिपि में, उर्दू भाषा जो है फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। 3 भाषाएँ ये हो गई। तो कुल मिलाकर ये सारी भाषाएँ कितनी हो गई जी? 22। तो इसका हम थोड़ा-सा ध्यान रखें कि इस तरह का प्रश्न एक बार को आ जाता है, और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी हमारा क्या होगा जी, बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी बाद में हम प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे, तब हमको तब लगेगा भाई स्वर और व्यंजन के बारे में हमारे को जो है सही तरह से ये अ, पुनरावृत्ति हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये थोड़ा-सा प्रयास किया मैंने। तो बस इसका यही है कि हम चलते-फिरते काम करते वक़्त जो है ऐसी इन बातों को सुन सकते हैं, और सुनने के साथ-साथ जो है वो उनको चिंतन-मनन करने के बाद जो है अपने दिमाग में सही तरह से हम बिठा सकते हैं, और कहीं कोई चीज़ ये हमारे लिए बड़ी सहायक भी सिद्ध हो सकती है। तो ये थोड़ा-सा प्रयास है जी मेरा, ऐसा कुछ नहीं है बताने का, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा यही है कि कहीं भी किसी भी रूप में मेरी ओर से कोई भी तनिक सी भी, तीर्ण मात्र भी मेरे से कोई सहायता हो पाती है, तो उसके लिए उससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है जी। उससे वो मेरे लिए एक भगवान का वरदान है। भगवान के वरदान से वो कम नहीं है। अगर मेरा छोटे से प्रयास से थोड़ा-सा कुछ कोई फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा ना कहता हुआ सभी को जी अब नमस्कार करता हूँ। तो थोड़ा-सा देखना जी, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो फिर कोशिश करूँगा। अभी तो बड़ा भारी आगे हैं, अभी हमारे अब इसके बाद हम जो है
क्या बोलते हैं, क्या-क्या अभी आगे बहुत सारा आपको पता है व्याकरण का बहुत सारा हमें अभी करना है। तो अभी अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, आदि इस पर जो हम नेक्स्ट करेंगे बात। उसके बाद हमारा आगे-आगे संज्ञा, सर्वनाम आदि-आदि बहुत सारी चीज़ें है। तो बड़ा मज़ा जी, जैसे मैं शिमला जा रहा हूँ, देखा जी बड़ा बड़ा मुझे याद आई। मैं शिमला जा रहा हूँ ना जी, उसी को मैं शिमला जा रहा हूँ। इसमें जो व्याकरण की दृष्टि से मैं क्या है, शिमला क्या है, जा रहा क्या है, हूँ क्या है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से जो है ये कि क्या-क्या जी क्या आते हैं ये क्या संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, आदि कौन है, आदि-आदि। तो इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो आगे-आगे देखो कितना आनंद आने वाला है, मज़ा आने वाला है। सभी को एक बार पुनः बहुत-बहुत नमस्कार जी।